ओके चलिए, हाँ तो एक बार देखते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो जो चीज पढ़ी थी उसको भी रिपीट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं, आप मुझे आंसर तो दे ही सकते हैं, तब बड़ा होगा जाके ना। ओके तो वेरी गुड। चलिए तो हाँ, कल हमने स्टार्ट किया था एनर्जी बैंड थ्योरी से। तो एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल में एक डिफरेंस बताया था मैंने। एनर्जी बैंड मैंने बोला था एक रेंज ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि जब क्रिस्टल की बात होती है ना, तो क्रिस्टल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं होती, वो एनर्जी चेंज होती रहती है। दैट्स व्हाई उस एनर्जी को हम लाइन से नहीं बनाएंगे, एक रेंज से बनाएंगे। दैट रेंज इज कॉल्ड बैंड। ठीक है, अब उसमें जो खास बात है वो क्या है कि जो आपका वीपी और सीपी के बीच का अंतर है, उस अंतर को क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल एनर्जी गैप डेल्टा ईजी। तो डेल्टा ईजी का टेस्ट है क्या? तो ये टेस्ट के हिसाब से कैसे जनता गायब हो जाती है, क्या चक्कर है ये? मतलब टेस्ट कोई नीट का थोड़े ना हो रहा है भैया। तो आप समझाओ अपनी बहनों को भी, क्या ऐसे क्यों कर रही है, क्यों खिलवाड़ कर रही है इसके साथ? तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना, वो आप सुनता है जैसे। चलिए हाँ, तो डेल्टा ईजी, व्हाट इज डेल्टा ईजी? ऑर्बिटल एनर्जी की अपनी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एनी इलेक्ट्रॉन, एनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज डेल्टा ईजी, है ना, ऐसा कह सकते हैं। और यूं कह सकते हैं वीपी से सीपी में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी डेल्टा ईजी। अच्छा, वीपी में इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या वो बॉन्डेड है या फ्री है? और सीपी में इलेक्ट्रॉन है तो फ्री है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करें कि जो है ये एनर्जी बैंड हो गया। फिर तीन मटेरियल क्लासिफाई की बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर डेल्टा ईज बहुत ज्यादा है, कौन सा मटेरियल? इंसुलिन। डेल्टा ईज बहुत कम है, और अगर इंटरमीडिएट रेंज का है तो सैंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिलिकॉन का डेल्टा ईज कितना होता है? सिलिकॉन का वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, मतलब इतनी एनर्जी उसको चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। ठीक है, अच्छा, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन में सबसे ज्यादा किसका होता है? मतलब कार्बन में इलेक्ट्रॉन को फ्री करना सबसे मुश्किल है। ठीक है, इसलिए वो अप्रोक्सीमेटली एक इंसुलेटरी तरह ही बिहेव करता है। ओके, उसके बाद हमने बात किया कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में होल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अच्छा, होल मतलब क्या? जब एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और जब बॉन्ड टूटा वहां पर एक वैकेंसी आई, दैट इज कॉल्ड होल। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक होल मिला। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक होल भी मिलेगा, पेयर में मिलेंगे। तो आपको सवाल में आज कराऊंगा कि द प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कॉन्फिगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। यही बात हमने कल भी कही कि अगर क्रिस्टल प्योर है, सिलिकॉन क्रिस्टल प्योर है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, है ना। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, और उसमें हम उस कंसंट्रेशन को Ni से लिखते हैं ना। Ni क्या है? Ne बराबर NH, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है इसमें प्योर। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन का यूनिट क्या लिखा था? पर मीटर। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल इन द यूनिटी वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब। और इसी का दूसरा मैंने और बताया था क्या? पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है या हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद हमने इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला लिखा। मेरे पास एक क्रिस्टल है, एक सिलेंड्रिकल सेक्शन है, मान लो ये सेमीकंडक्टर है, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ई के अपोजिट। होल किधर जाएंगे? ई की डायरेक्शन में। लेकिन दोनों की वजह से बनने वाली करंट का डायरेक्शन सेम होगा, ये समझा दिया था। तो जो नेट करंट लिखा जाता है इन प्योर क्रिस्टल, दैट इज ड्यू टू बोथ ऑफ द चार्ज कैरियर्स, Ib प्लस Ih। अच्छा, करंट का फॉर्मूला सीधा लिखवाया था, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला? निया वीडी। सो निया वीडी फॉर I, निया वीडी फॉर IH। बट निया में n दोनों का क्या है? सेम ही है, n कॉमन आ गया। E चार्ज दोनों का सेम है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, वो दोनों में सेम है। डिफरेंस किसका है? VD का। अब VD में मैंने VDE VDH लिखी। अच्छा, VD दोनों का फर्क है, ये किससे पता चला? तो मैंने पहले VD का फॉर्मूला बताया, तो VD क्या होता है वो तो बताया था। तो VD इज इक्वल टू म्यू। तो मुझे बात बताओ, अगर म्यू अलग है तो
क्या वीडी अलग नहीं होना चाहिए? ये म्यू अलग है, ये भी बात करी थी। इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। मास किसका ज्यादा होता है? होल का ज्यादा होता है। तो म्यू अलग है तो वीडी भी अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडीएच। ये फॉर्मूला था, इसको ध्यान रखना है। फिर हमने कहा चलो ये सिग्मा का फॉर्मूला लिखते हैं। सिग्मा रो दोनों की बातें की। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो डिसाइड होगी, अगर बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं फ्री तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। बोला ज्यादा है तो अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम होते हैं तो कंडक्टिविटी कम होगी। चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ी और रेजिस्टिविटी कम होगी। दोनों एक दूसरे के रेस्टिव होते हैं। यूनिट्स की बात नहीं की थी शायद, तो यूनिट्स की बात कर लेंगे अभी। सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? एनी म्यू। बोले एनी म्यू था ना? एनी म्यू में एन और ई तो दोनों लोगों का सेम है। एन दोनों को कॉमन आई लिख देते हैं, चार दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ इसका है। ये फॉर्मूला ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है? बता ही रहा हूँ मैं, इसी को यूज करना है, बस यूज करके आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज एनआई? मुझे बताइए एनआई क्या है? इलेक्ट्रॉन या होल, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों की बराबर है। इलेक्ट्रॉन या होल की कंसंट्रेशन इन प्योर क्रिस्टल एनआई। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल। पता है सबको? ये कितना म्यू ई म्यू एच आपको दिया जाएगा, ठीक है? ये इतना किया था। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन करना है आप, फॉर्मूलेशन कल कर लिया था, क्वेश्चन करते हैं। चलिए हाँ लिखिए। हाँ, in a pure silicon crystal, in a pure silicon crystal, in a pure silicon crystal, electron or hole, electron or hole concentration is, electron or hole concentration is 10 to the power 12, 10 to the power 12 per centimeter cube, per centimeter cube. Mu E is 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। लिखा है, ये इसका यूनिट होता है 1300। म्यू एच इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is 10 वोल्ट पर मीटर। ये सब डेटा ठीक है। दो पार्ट्स हमको बताने, डेटा लिख दिया मैंने। ओके फाइन। सिग्मा जी, सिग्मा एंड करंट डेंसिटी जो होता है I by A। सिग्मा तो प्योर क्रिस्टल है, सिग्मा दोनों की वजह से होगा। अभी भी फॉर्मूला लिखा था मैंने, जस्ट अप्लाई करें यहाँ। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखें, कन्वर्ट करना है या नहीं करना वो आप ही चॉइस है, देख सकते हैं। एक बार ट्राई करना जैसा भी। -5 20 220
अच्छा 2 बार एक ही बात है, सिंपल सा है, कोई एक मल्टीप्लिकेशन करना है बस थोड़ा, बाकी तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कॉम्प्लेक्स। अच्छा यूनिट का भी बड़ा ध्यान रखिए। सिग्मा का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ n e म्यू म्यू e प्लस म्यू h। फॉर्मूला से लगाइए, फॉर्मूला तो ये लगना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है n i e म्यू e प्लस म्यू h। इसमें n i आपको दिया गया है, पहली लाइन में लिखा गया कितना 10 टू द पावर 12। अच्छा 10 टू द 12 पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, क्या करें, कन्वर्ट करना है या नहीं करना? नहीं करें। अच्छा नहीं करेगा तो फिर फाइनलाइज हमको आंसर पता होना चाहिए ना, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन क्या यूनिट पता भी तो होनी चाहिए। सिग्मा की यूनिट क्या होती है? सिग्मा सिग्मा कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? अच्छा रो की पता है, रो की क्या होती है? हाँ? अरे यार निकाल लो ना, ये लिखा किस लिए? अच्छा आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर बटे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर उधर चला गया मीटर, बोले ये आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखो रो का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अच्छा अगर रो का ओम मीटर होता है तो सिग्मा का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसी का एक और फॉर्म ओम इनवर्स को महो भी बोल सकते हैं, महो मीटर इनवर्स, और महो का ही दूसरा नाम है साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो ये सारी बातें एक ही है। अब आपने अगर सेंटीमीटर में सारा काम किया तो आपका आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ई का वैल्यू रखो 1.6 10 टू द पावर -19 और म्यू ई म्यू एच दोनों का सम कितना है? 18, 13 और 5500 दोनों 1800 हो गए। अच्छा मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ओके 1.6 into 18 करते हैं तो वो आता है 28.8। एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, 10 की पावर 12 और -9 -7 और ये 2 -5, तो 28.8 into 10 to the power -5। And what is the unit? महो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर, कुछ भी बोल दीजिए। बताइए क्या ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा 1-2 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा ना। सोचो अभी ये नहीं हुआ हो सकता सबसे, लेकिन कर सकते हैं क्या? मुश्किल है तो बताओ, मुश्किल तो नहीं है ना, थोड़ा सा बस यूनिट को देखते चलिए। अब जे का फॉर्मूला क्या होता है? आई बाई ए। अरे मैंने अभी लिखा नहीं था, जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है करंट पास पर यूनिट एरिया। आई बाई आई का फॉर्मूला क्या था? निया वीडी डिवाइडेड बाय ए, तो एनईवीडी बचेगा ना, चल लिखा तो था ना। अच्छा एनईवीडी क्या एक बार लिखी या 2 बार? तो यहाँ 2 बार लिख देता। एन और ई तो दोनों का सेम है, वीडी किसका? ई का, वीडी किसका? एक काम सीधा ही क्यों नहीं करते? मैंने कल हाँ हम ऐसा कर क्यों रहे, इतना उलझा क्यों रहे? अरे भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ना आपको, तो बस सीधा जे बराबर सिग्मा ही बताया था क्या करना है, भूल गए होंगे ना। सिग्मा सिग्मा तो निकाला ही हमने, और ई भी तो दिया है आपको, सिग्मा सिग्मा ये 28.8 10 to the power -5 और ई है 10, 10 दिया ना, वोल्ट पर मीटर। हाँ ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा? इसको बदलें, इसको बदल लें, इसको बदलने में क्या दिक्कत है? उसको वोल्ट पर सेंटीमीटर कर दो, मतलब ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं ऐसे इसको भी तो बदलना आना चाहिए आपको। इसको बदलो जरा, इसको बदलो, कैसे बदलेंगे? चलो बताओ 28.8 10 to the power -5 क्या लिखा हुआ जरा बदलना सीखते हैं। महो पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहाँ है? नीचे या ऊपर? नीचे। अच्छा नीचे सेंटीमीटर है, बदलो क्या करूं बताओ? ये नीचे सेंटी है, सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब क्या होता है? 28.8 10 to the power -5 महो, और नीचे सेंटी, सेंटी मतलब 10 to the power -2 मीटर। बोलो सही है क्या? मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ इसमें कन्वर्जन,
तो नीचे सेंटी, नीचे 10 की पावर, ऐसा आप सोचेंगे और कर देंगे जल्दी से, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ आपको। 10 की पावर -2 नीचे, ऊपर जाकर क्या होगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 28.8, ऊपर +2 होगा, क्या बच जाएगा -3 महो पर मीटर या महो मीटर इनवर्स। एक ही बात है। बोलो ये एसआई में आ गया क्या, प्रॉपर आ गया, वो एसआई में है ही ऑलरेडी, तो क्या करें हम फाइनल। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि फाइनल आंसर एसआई में आए। इसमें बताओ क्या मुश्किल हो गई, कुछ लोग ऐसे मुंह बना रहे हैं, नीचे महो पर सेंटी को बदलना बताया भाई, है ना। हाँ बताओ जे क्या होगा, सिग्मा इनटू ई, सिग्मा ये ना ये, और ई 10 है, कितना है आंसर 28.8 into 10 to the power -3 है, एक 10 का मल्टीप्लाई होगा -2। यूनिट क्या आएगी जे की, और जे की यूनिट क्या होगी, जे की यूनिट सिग्मा ई से निकालोगे क्या, नहीं, जे की यूनिट आई बाई ए से निकाल सकते हो क्या, आई क्या होता है, बोलो करंट, आई क्या होता है, एम्पीयर, एरिया क्या होता है, यूनिट क्या होगी, ठीक है। बहुत लेंथी सा क्वेश्चन हो गया, बहुत लेंथी है क्या, बस ऐसे में तो आपको एक एक स्टेप लिखकर बता रहा हूँ यार, सेंटीमीटर को बदलना बता रहा हूँ, तो वो ऐसे लेंथी लग रहा है आपको, है ना। बट ये कुछ लोगों को दिक्कत आती है इस चीज में, इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। नीचे सेंटीमीटर है तो नीचे साइड की 10 की पावर -2 लिखा, ऊपर जाकर +2 मीटर में लगा। अगर ऊपर सेंटीमीटर होता तो ऊपर सेंटी 10 की पावर -2 का, नीचे वो जाकर 100 का डिवाइड हो जाता है ना, बस ये कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला ये लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, जब सब लोग सुनिए। जो ईएम वेव है, लाइट है, या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ईएम वेव, है ना, कोई भी ईएम वेव है, तो उस ईएम वेव का एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी कितनी होती है बता सकते, E is equals to h न्यू, ऐसा सुना है कभी, और न्यू जो है वो क्या चीज है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो आप मुझे बताइए, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसका एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी को आप और क्या लिख सकते हो, λ। अच्छा लैम्डा क्या है, तो अगर लाइट का वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी, तो ये बात दिमाग में है ना कि वेवलेंथ बढ़ने और एनर्जी घटती है, ठीक है। ओके, तो ये है। अब इसमें h और c की अगर वैल्यू आप पुट कर देते हैं और सोल्व कर देते हैं तो एक ये वैल्यू का एक्सप्रेशन है 12400 बाय लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यूज क्या होगा, काफी कहाँ यूज करना है, मतलब कब इस फॉर्मूला का यूज क्या है। अगर हमको लाइट या ईएम वेव का एनर्जी दिया हो, वेवलेंथ निकालना, या वेवलेंथ दिया हो निकाल सकते हैं। ओके, अब मेरी बात सुनो, जो हमारा क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर, उसको हमने कहा था, जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ याद कर रहा हूँ, बताना मुझे, योर सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिहेव्स लाइक, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पर कोई इलेक्ट्रॉन या होल प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड टूट पाएगा नहीं, तो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हम टेम्परेचर से बोल रहे थे, और क्या जरूरी है टेम्परेचर से, क्या हम उसमें लाइट गिराकर क्या एनर्जी नहीं दे सकते, तो अब एक कॉन्सेप्ट सुनो सिंपल सा, ये मेरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इस पर मैंने लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है, लाइट इंसिडेंट करी, तो अगर इस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो 5 है मान लो, तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी इसको लाइट से मिले जिससे कि बैंड गैप 5 है, इससे कि इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 5 देनी पड़ेगी, 5 से कम दी तो क्या हो पाएगा, चार्ज के लिए क्रिएट हो पाएंगी, बात समझ आइए। तो हम चाहे उसको टेम्परेचर से, हीट एनर्जी से एनर्जी दें या फिर लाइट से, कैसे भी दे सकते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो कितनी वेवलेंथ चाहिए निकाल सकते हो, वो कैसे निकाल लो, एक मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया जो मैं पूछने वाला हूँ, हो गया, ये फॉर्मूला आपको बताइए या लिख भी सकते हो, एक क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं बताता हूँ कैसे आएगी, है सेमीकंडक्टर में इसका क्वेश्चन, इसका यूज कैसे होगा। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ
find the maximum wavelength of light, maximum wavelength of light that can produce electron hole pair, that can produce electron hole pair in a semiconductor of energy band gap 2 electron volt. Energy band gap 2 electron volt. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस क्या हो रहा है, वो मैंने यहाँ समझाया था, अभी दोबारा बताऊंगा आपको। तो कितनी लाइट का, कौन सी लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का क्यों यूज किया जा रहा है, मैक्सिमम मतलब क्या, उसको समझना। हाँ 6200 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। क्वेश्चन समझिए पहले, तो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि हमें उस लाइट का वेवलेंथ बताना है जिससे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो। पहले तो हमारे दिमाग को ये बात समझ आया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए। एनर्जी की टर्म्स में सोचेंगे तो वेवलेंथ की टर्म्स में अपने आप आ जाएगा। तो हम तो किस टर्म में सोचना है हमको, एनर्जी की टर्म्स। तो मुझे बताओ, मेरा ये जो सेमीकंडक्टर जिसका बैंड गैप 2 है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, ये जो लाइट की एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर minimum energy of light E should be 2। देखो 2 क्या एनर्जी बैंड गैप है क्या, तो मैं एक जनरल लाइन लिख रहा हूँ, जनरल लाइन है, ये सब जगह एप्लीकेबल है कि आपकी लाइट का जो एनर्जी है अगर वो बैंड गैप के बराबर हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। और क्या आपको डेल्टा इजी पता है, हाँ वो आपका 2 है। अब बताओ उस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, वो निकाल सकते थे। तो मतलब एक तरह से हमें एनर्जी पता चल गई, एनर्जी हमारी कितनी है 2। उस लाइट की एनर्जी अगर 2 है तो हमारा होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। सो लैम्डा शुड बी 12400 बाय E, दैट इज 6200 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन में एक बात ये क्यों बोली है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ आई है क्या, क्या ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ही आई है क्या, क्योंकि दिस इज योर मिनिमम एनर्जी। अच्छा इससे कम एनर्जी अगर लाइट की हुई, 2 से कम हुई तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी ना। अब एक क्वेश्चन और लिखो जरा, इसी के नीचे क्वेश्चन और लिखो। वो इस बात को समझाने के लिए मैंने इसको इनकम्प्लीट छोड़ा है, आप अगले क्वेश्चन समझ जाओगे, है ना। फाइंड द वेवलेंथ of light that can create electron or hole pair, wavelength of light that can create electron or hole pair in a semiconductor of band gap 4 electron volt, band gap 4 electron volt। ऑप्शंस लिखिए, पहला ऑप्शन 4000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन 3000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन 3500 एंगस्ट्रॉम, चौथा ऑप्शन 4500 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑप्शन। अब आप आंसर बताइए। सेकंड हाँ, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है पहले बताओ, डेल्टा ई दिया है। अच्छा डेल्टा ई कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। इसका मतलब हमारी लाइट की एनर्जी, मैंने क्या बोला, किस पे सोचना है, एनर्जी।
हमारी लाइट की एनर्जी जो होनी चाहिए वो 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो उस ये मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या इससे हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा? तो ये जो फॉर्मूला है ना जिसमें मैं नीचे डेल्टा ईजी पुट कर रहा हूँ, इसमें आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट वी कैन यूज। इससे ज्यादा वेवलेंथ मैं तुमको समझा रहा हूँ उसी बात को, पिछले वाली बात को समझा रहा हूँ। अगर आपकी वेवलेंथ इससे ज्यादा हुई तो एनर्जी डेल्टा ईजी से, लाइट की एनर्जी डेल्टा ईजी से कम हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो क्या उससे होल पेयर क्रिएट हो पाएगा? नहीं। तो योर वेवलेंथ शुड बी, मैक्सिमम वेवलेंथ शुड बी दिस। इससे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है। तो 12400 डेल्टा ई 4 है, कितना आया? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि दिस इज द मैक्सिमम दैट वी कैन यूज। और इससे कम वाली तो सारी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। बात समझ आई? अब बैठा तो ये मैक्सिमम है। सो योर आंसर इज 3000। भाई 3100 से कम वाली सारी वेवलेंथ हम यूज कर सकते हैं। तो 3100 से कम एक ही ऑप्शन होगा यहाँ क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी सारे देखो ज्यादा है ना। तो पिछले सवाल में आपको मैक्सिमम ही पूछा था मैंने, लेकिन इसमें मैंने इस तरह से पूछ लिया। बात समझ आ गई? तो वेवलेंथ जब कम होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। सो वी कैन यूज ग्रेटर एनर्जी बट लेस नहीं चलेगी। ठीक है, हो गया ये बात? चलिए अब हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ वेवलेंथ 3 से कम होता है। वो मुझे लगा ही था ये पूछोगे, लेकिन एक कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। देखो क्या है ना, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा 3 से कम है उसको आप सेमीकंडक्टर बोलते हो जनरली। तो 3 से ज्यादा वालों को आप इंसुलेटर बोल रहे हो, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया। किसी बुक में 5 है, 5 से ज्यादा वाले इंसुलेटर बोल देगा, 5 से कम वाले बोल देगा। तो कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है। क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला क्लियर है? बस ठीक है, चलिए। हाँ तो अब हम बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल फैक्ट बताता हूँ, जरा सुनना। जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है ना, उसका कंडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है जिसको हम यूज कर सके ज्यादा। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें आप रूम टेम्परेचर पर जाकर बोलते हो कि थोड़ा बहुत कंडक्टिंग होता है। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कैसा बिहेव करता है वो? परफेक्ट इंसुलेटर, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन और होल भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन आप रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो कितने हो जाते हैं बताता हूँ। 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। कितनों में? 10 की पावर 12 सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन का बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। तो इसका मतलब हमारी उसकी कनेक्टिविटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम करते हैं, जो हमारा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है उसमें हम इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं। ठीक है, अब ये इम्प्योरिटी 2 तरह की हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों तरह की इम्प्योरिटी ऐड करने से 2 अलग-अलग तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा, उसको हमको पढ़ना है। मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आप जस्ट नोट करिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक पेज नोट करिए और फिर नोट आप एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें एक चीज जरूर बता देता हूँ, जो आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल था उसका दूसरा नाम क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक। और जब हम उसमें इम्प्योरिटी का एडिशन कर देंगे तो फिर उसका नाम इंट्रिंसिक से क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें इन शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज व्हाट? सेमीकंडक्टर after addition of impurity। और एक बात, इस impurity को हम अब impurity नहीं बोलते, क्योंकि ये impurity हम सोच समझ करके इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, गलती से कुछ गिर गया वो impurity कही जाती है। जब जानबूझ के कुछ गिरा रहे हैं तो impurity नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, अब आगे आप लिखिए, आगे मैं एक साथ बताता हूँ। ओके, 2 तरह की फॉर्मेशन होगी, 2 तरह का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, 2 तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट एन टाइप, जिसके इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स हैं। इम्प्योरिटी यहाँ पर है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट एग्जांपल phosphorus, arsenic, antimony। इसमें impurity के एग्जांपल हैं ट्राइवैलेंट,
Examples हैं Coron, ये ब्लू कलर ये दिखता है ऐसे भी कुछ ज्यादा दिखता है मतलब उधर से आपको दूर से दिखता है ना दिखता तो है ही ब्लू बहुत श्योर होकर बोल रहे थे कॉन्फिडेंस आंसर दिखता है ब्लू ठीक है तो चलो स्टूडेंट यूज करेंगे कर लीजिए इतना कर लीजिए फिर आगे नेक्स्ट पेज को लिखेंगे सीधा समझ के इसमें ये एनर्जी बैंड डायग्राम इनकम्प्लीट है ये हम समझते हुए ड्रॉ करेंगे तो ये देखो इसको लिखना इतना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें अगर कोई सवाल आता है तो वो 60-70% प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये हमारी जो थ्योरी है इसमें अगर मैं सवाल नहीं भी कराऊं तो आप देखिए मॉडल में सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कुछ एक आज आगे 5 सेक्शन वो लिखेंगे उस पे बनता है बस ठीक है लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है 5 सेक्शन लो पे कर लेंगे बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप ईएनटी में और इसमें मॉडल में आपको होमवर्क दूंगा उसको करके आएंगे ठीक है इमोबाइल
इमोबाइल डोनर है, उधर भी है इमोबाइल एक्सेप्टर है। ELP वैसे मैंने कल प्रिंट करवा के यहाँ भिजवाई थी, कुछ ड्रेसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके, वो कुछ खत्म हो गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आज मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आज नहीं भी मिलती है तो मॉड्यूल के सवाल आपके पास रहेंगे करते हैं ना, तो आज आ जाएंगी। अब आपकी क्लास 1 बजे खत्म हो जाती है, 1:15 बजे, तो 1:30 बजे हो सकता है उसके बाद में आए, तो हो सकता है आपको फिर मंडे को मिल पाए, ठीक है। वैसे भी कल तो आपका टेस्ट है, तो आज जाके आपको ELP और सेमीकंडक्टरी करने वाले हैं ना, तो ठीक है, कल मिल जाएगी। मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, और आज मिलने जाएगी तो ठीक है, तब पक्का मंडे को मिल ही जानी, और तब हम ELP को बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि उसके जो सवाल है बड़े ही अच्छे और बेसिक सवाल है। नोट्स को पढ़ते जाइए, उसके क्वेश्चन करते जाइए, बड़े इजी है, वो कर लेंगे तो फिर मॉडल के और आसानी से होंगे। इसमें जितना आपको समझ आ रहा है उतना लिख लीजिए, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो छोड़ के बाकी लिख लो, मैं भी रिपीट करूंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। करिए करिए। डोनर इंटेंसिटी पर मीटर, पर 1/मीटर क्यूब, 1/मीटर। हाँ भी हुआ, करो जल्दी से नोट करिए। हाँ चलिए, तो थोड़ा सुनना शुरू करिए, कोई बात नहीं, लिखते भी रहिए। हाँ अच्छा, मेरे को आप बताते जाना है ना। हम बात कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों का नंबर्स बराबर होता है, किन दोनों का? और मुझे एक बात और बताइए कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल कैसे क्रिएट होता है, किस वजह से क्रिएट होता है? एनर्जी। तो सभी लोग कोटेड थे, लेकिन अगर एनर्जी मिल जाए, टेम्परेचर से मिल जाए, लाइट से मिल जाए, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो और नंबर्स में दोनों बराबर होंगे, मेन बात ये। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, और वो भी वो नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हमको इम्प्योरिटी डालने की जरूरत पड़ रही है। और इम्प्योरिटी जो इसमें ऐड कर रहे हैं उसको हम ना क्या बोल रहे हैं? डोपिंग। अच्छा, डोपिंग दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है आपके ये जो सेमीकंडक्टर है आपका सिलिकॉन, वो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है, पता है सबको? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो 14 से कम वाला यानी 30। अगर मैं 13 ग्रुप के एलिमेंट इसमें इम्प्योरिटी की तरह ऐड करूं, या फिर दूसरा कौन 15 ग्रुप का अगर ऐड करूं, तो दोनों में अलग अलग तरीके का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। उसको नाम क्या दिया गया? एक्सक्लूसिव। अच्छा, पहला एन टाइप। एन टाइप क्यों बोलते हैं, इस पे भी आएंगे। एन टाइप तब फॉर्म होगा अगर हम इम्प्योरिटी कौन सी ऐड कर रहे हैं? पेंटावेलेंट, मतलब कौन सा ग्रुप है? 15th ग्रुप। उसके एग्जांपल कौन कौन से? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये इसको मैंने बॉक्स किया, इसका मतलब इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में आपने आर्सेनिक की डोपिंग करी, तो अब ये बताओ, अब आपको पता ही नहीं कि आर्सेनिक की डोपिंग करके N बनेगा कि P बनेगा, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा।
क्लियर है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीन एग्जांपल क्या क्रिएट करेंगे, एन टाइप का क्रिएट करेंगे, एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म करेंगे। अब आगे सुनो सब लोग, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कौन से एलिमेंट है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट से मतलब क्या है? इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आपने फास्फोरस को मान लो डोप किया, तो बहुत अपना जो बड़ा सा क्रिस्टल है सिलिकॉन, उसमें बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में आके एक फास्फोरस बैठ गया, उसने एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। अब फास्फोरस पहले से रिच है, रिच मतलब इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड कर लेगा, चारों तरफ के सिलिकॉन बॉन्डिंग करेगा ना, तो 4 तो बॉन्डिंग नहीं होने, लेकिन एक इसका कोई काम का नहीं है या नहीं? तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इससे आसानी से डोनेट करवाया जा सकता है, इससे रिलीज करवाया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्रिस्टल को डोनेट कर देगा। तो इस वजह से ये जो हमारा फास्फोरस है, ये क्या कहा जाएगा? डोनर। ये डोनर एटम कहा जाएगा। ये इंप्योरिटी है जो आपने ऐड की, लेकिन ये डोनर इंप्योरिटी कही जाएगी। और एक खास बात ये हुई कि जितना फास्फोरस है, मान लो एक फास्फोरस आया, तो इसने आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक। और जितने ज्यादा फास्फोरस होंगे, क्या उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? अब कोई फास्फोरस आप चुन के एक फास्फोरस को डोप करेंगे नहीं, अगर आपने एक चुटकी भर भी फास्फोरस डोप किया, तो उसमें मिलियंस ऑफ फास्फोरस उसमें चले गए, आप जानते हैं। तो बहुत सारे फास्फोरस, जितने ज्यादा फास्फोरस है उतने ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब आगे एक बात और सुन, अगर फास्फोरस ये इलेक्ट्रॉन अपने से फ्री कर देता है, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या उस बॉडी पर कोई चार्ज आता है? कौन सा? इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव आता है। तो दैट्स व्हाई ये फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैसा आयन बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा। लेकिन ये देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, इमोबाइल डोनर एटम या डोनर एटम या आयन भी बोल सकते हो। तो इमोबाइल वर्ड का मतलब जानते हैं सब? क्या? जो मूव नहीं कर पाए, है ना? तो आप बताओ, क्या ये फास्फोरस फ्री है क्या? क्या इसमें बॉन्डिंग नहीं की हुई क्या? तो क्या ये भले ही चार्ज जरूर आ गया, क्या ये चार्ज कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है? कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कौन करता है? फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो यहाँ पर भी ये मैंने क्या शो किया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप। ठीक है, एन टाइप क्या होता है अभी बताऊंगा। ये जो बड़े-बड़े प्लस वाले जो सर्कल है, किसको डिनोट कर रहे हैं? फास्फोरस को, जो डोनर एटम है हमारे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है और उससे उस पर चार्ज आ गया प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिया वो मैंने साथ में बनाया। अभी हर एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन, हर एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या डोपिंग करने के बाद हमारे क्रिस्टल पर कोई चार्ज आएगा? नेट चार्ज आएगा? देख के बताइए। क्या हमारे एन टाइप का जो क्रिस्टल बन गया ये, इस पर कुछ नेट चार्ज आएगा क्या? नेट चार्ज नहीं आएगा। कैसे? जरा समझो। ये फास्फोरस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर कितना चार्ज आया? कितना? एक इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस ई आया, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस। अगर मैं इस पूरे ग्रुप का, इस दोनों का ग्रुप का टोटल पूछूं, तो ये ओवरऑल अभी क्या है? न्यूट्रल। और क्या ऐसे हर ग्रुप 0 चार्ज है? तो ओवरऑल आप ध्यान रखिए, चाहे वो एन बने चाहे बी बने, कुछ भी बने, आपका क्रिस्टल न्यूट्रल था और न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, अब इसमें आप खास बात करते हैं, मेन जो चीज है वो क्या है, जब आप एक पेंटावैलेंट डोपिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये जो स्पेशल इंप्योरिटी है, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, होल थोड़ी ना दे रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो होल्स के मुकाबले ज्यादा होगा। होना चाहिए, होना चाहिए। तो जितना ज्यादा फास्फोरस आप डोप करेंगे, यानी हाई डोपिंग अगर करेंगे, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल्स। तो यहाँ पर यही बात देखिए, ये Ni कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी मच ग्रेटर देन होल्स। तो यहाँ पर फिर एक और टर्म इन्वॉल्व हो गई कि जो आपका मेन जो काम करेगा, मेन जो चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी करंट होगा, जो भी कंडक्टिविटी होगी, जो भी मेन सारे काम हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से होंगे। हम होल की कॉन्सेंट्रेशन को ओवरऑल एक नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। तो अब एक बात और समझाओ मुझे, एक बात और बताओ, यहाँ पर मेनली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, क्या वो फास्फोरस से मिल रहे हैं? तो जितने फास्फोरस डोप की, क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? इसका मतलब जो फास्फोरस की कंसंट्रेशन हमने मिलाई,
क्या वही मेरे को इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन मिली? तो ये ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स क्या हुआ ना, एन इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी? कैपिटल एन की। नाउ कैपिटल एन हम किसलिए यूज कर रहे हैं? कैपिटल एन हम यूज करते हैं इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन के लिए। कैपिटल एन देखो क्या लिखा है, डोनर एटम डेंसिटी लिखो या कंसंट्रेशन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। डोनर क्या फास्फोरस हमारा डोनर है, तो डोनर एटम डेंसिटी पर मीटर क्यूब, ऑब्वियसली बात है वही सेम यूनिट है। यूनिट वॉल्यूम में आपने कितना फास्फोरस डोप किया, वैसे ही वो यूनिट वॉल्यूम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यूनिट वॉल्यूम में आपने 1000 फास्फोरस ऐड की, तो आपकी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1000। तो ये बात क्लियर है दिमाग में कि जो आपकी कंसंट्रेशन इंप्योरिटी की होगी वही आपकी मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन होगी। ये सारी बात हो गई। अच्छा, अब ऐसे इसकी बात करते हैं पी टाइप। तो पी टाइप की बात करें तो कौन सा ग्रुप? कौन सा वाला? उसमें हमने 15वें ग्रुप को ऐड किया था, इसमें किसको कर रहे हैं? 30th ग्रुप को ऐड कर रहे हैं एज एन इम्प्योरिटी। 30th ग्रुप कैसा है? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट का मतलब समझते हो? ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, यानी ये पहले से ही कंगाल है, वो रिच था, ये कंगाल है। तो यहाँ पर ये वाले सबको याद रखना है आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ठीक है। ऐसा ही सारा का सारा स्टोरी यहाँ पर। एक एल्यूमिनियम आकर यहाँ बैठ गया, अब उसने क्या किया, उसके पास 3 थे व्हाइट वाले जो लेकर आया था, उन्होंने तो बॉन्डिंग कर ली। लेकिन ये जो सामने वाला ये सिलिकॉन है, बॉन्डिंग इसको भी करनी है, इसने बाकी जगह तो कर रखी है इधर उधर सब जगह से। लेकिन ये एल्यूमिनियम को पूछ रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मुझे बॉन्डिंग करनी है, तो इसके पास है नहीं। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, नेबर किसी भी सिलिकॉन का, नेबर वाले किसी भी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब बताइए क्या हुआ, अगर ये एल्यूमिनियम किसी दूसरे पड़ोसी सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, तो क्या इस एल्यूमिनियम पर कुछ चार्ज आना चाहिए? कौन सा चार्ज? यस, इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो इम्प्योरिटी, नेगेटिव बड़े वाले सर्कल कौन हो गए? इमोबाइल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों बोला जाता है? ये दे नहीं रहा है, ये तो ले रहा है, ये तो आकर उल्टा एक उनका भी खरीद ले रहा है, उनका ले दिया। अच्छा, ले लेने के बाद क्या होगा, क्या यहाँ पर एक होल क्रिएट क्यों होगा? तो वही बात है, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। इसका मतलब हर एक एल्यूमिनियम एटम आपको एक होल बनाकर देगा, नहीं देगा? तो जैसे वहां पर हर एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वैसे यहाँ पर हर एक एल्यूमिनियम एक होल देगा। तो सेम वही सारी स्टोरी है, बस उल्टा है इसमें। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे, सोचो। क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम आपने बहुत सारे डॉक किए, जितने आप एल्यूमिनियम भरेंगे उतने ही ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे। तो संख्या में किसकी कौन बढ़ जाएगा? होल्स बढ़ जाएंगे। योर होल्स विल बी मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स। ये टर्म्स ध्यान रखें। सो योर NH विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन N। अब NH किसके बराबर होगा? जितने आपने एल्यूमिनियम भरे उतने ही होल्स क्रिएट हुए क्या? NH अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू N, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है, ये क्वेश्चन में यूज आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन है? एक्सेप्टर एटम डेंसिटी। कैपिटल एन मैं पहले बता चुका हूं, कैपिटल एन यूज करते हैं इंप्योरिटी के लिए। यहाँ पर इंप्योरिटी कौन सी है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये लास्ट ये वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनना इसको, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म में है, तो उसके लिए तो हम बैंड बनाएंगे। लेकिन जो अकेला, बहुत सारे सिलिकॉन के बीच में अकेला फास्फोरस आया, इसका बैंड बनना चाहिए, लेवल बनना चाहिए। तो हमें इस फास्फोरस का एनर्जी लेवल डिसाइड करना है कि वो कहाँ होगा। मैं आपको बताऊंगा, आप खुद बताओगे मुझे, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये फास्फोरस का एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है या फ्री हो गया? तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाना है हमें, कंडक्शन बैंड में या वैलेंसी बैंड? मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो कहाँ जाएगा? तो तुम मुझे बात बताओ, इस फास्फोरस का जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन के पास होना चाहिए, कंडक्शन से दूर होना चाहिए? बता दो मुझे। पास होना चाहिए, पास। इतनी सी स्टोरी है और यहाँ मैं बना देता हूँ। चलो, ये कंडक्शन है, ये इसके पास बना दिए। तो ये पतली सी जो लाइन है, ये लेवल हो गया। किसका लेवल हुआ बताओ? ये किसका हुआ? ये हुआ डोनर। रेड दिखता नहीं ना,
दिखता है? चलो ठीक है, मैं ब्लू कर देता हूँ इसको भी। ये डोनर एनर्जी लेवल। डोनर कौन है? दोबारा बोलो, डोनर कौन है? अब ये जो थोड़ा सा अंतर है वो अंतर भी बता दो। ये अंतर होता है 0.05, मैंने बोल दिया 0.05। अब आप सुनिए, अंतर सुनिए। आपका प्योर सिलिकॉन जो क्रिस्टल था उसमें आप कह रहे थे कि सर मुझे ना एक इलेक्ट्रॉन तोड़ करके फ्री करना है, तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए थी? डेल्टा जी कितना था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी चाहिए थी। जबकि यहाँ आपको इस फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो क्या मैं ये मान लूं कि हर फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? हर फास्फोरस को केवल 0.05 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर हर फास्फोरस आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। दिस इज द एनर्जी बैलेंस डायग्राम ऑफ एंड टाइप। ठीक है, इसमें मेरा डोनर लेवल डिसाइड हो गया किसके नजदीक होना चाहिए, कंडक्शन। और इसमें कोई हेर फेर, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको सवाल पूछेगा तो आप इस डायग्राम को देख के सीधा बोलोगे दिस इज एंड टाइप, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा, ऐसे ही इसकी बात करें पी टाइप। पी टाइप में कौन आ रहा है बाहर से? एल्यूमिनियम का डोनर है या एक्सेप्टर है? इसका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डिसाइड करना कहां होगा। अब सुनते हैं, देखते हैं कैसे। मुझे बताओ, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर सिलिकॉन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ले रहा है? सिलिकॉन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब बताओ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, बीपी से या सीपी से? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? बीपी में होते हैं। तो तुम मुझे बात बताओ, इस एल्यूमिनियम का एक्सेप्टर लेवल बीपी के पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए? तभी तो आसानी से ले पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से लेना है और हर एल्यूमिनियम को दिलवाना है तो वो आसान होना चाहिए ना। इसका मतलब इस एल्यूमिनियम का एक्सेप्टर लेवल बीबी के पास होना चाहिए। तो ये मैं बीबी के पास एक लेवल बनाया। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, और इसमें और बीबी में फर्क वही 0.05। इसका मतलब क्या मैं ये मान लूं कि सिलिकॉन, ये वैलेंस बैंड किसका है? सिलिकॉन का है ना। यानी सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको पहुंच सकता है, एल्यूमिनियम को पहुंच सकता है ना, क्योंकि उसके लिए मार्कर कितनी एनर्जी चाहिए? 0.05। और यहाँ से जहां से भी वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या एक होल क्रिएट करके जाएगा? यहाँ पर ऊपर कौन पहुंच रहे थे? इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्री थे, यहाँ वैलेंस में क्या क्रिएट हो रहे हैं? तो पी टाइप में होल ही तो होते हैं। तो ये किसका एनर्जी डायग्राम हो गया? पी टाइप का। ठीक है, ये फिक्स है, बस आप याद करके भी इसको सीधा टिक कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक की जरूरत भी नहीं थी वैसे, पर ये है। अब एक खास बात सुनिए, यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप क्यों बोला? एन मतलब नेगेटिव, ऐसे सोचे, एन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कौन? एन मतलब नेगेटिव। यहाँ एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के कौन से? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? इसलिए इसको एन टाइप बोल दिया। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के कौन से होते हैं? तो आप ऐसे ही खुद भी याद रखिए, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, यानी मेजॉरिटी के लिए कौन? पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप बोल दिया। और कोई खास लॉजिक नहीं। हो गया ये? इसमें देखिए और बताइए मुझे कौन सा पॉइंट आपको दोबारा पूछना है या डाउट है वो बता सकते हैं मुझे। एक बार दोबारा देख ले इसमें। हाँ, मैं पूछ लूं क्या क्या पॉइंट थे? हाँ, कौन बताएगा? सबसे पहला हमें बात करनी है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसको बोल रहे हैं? जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी दो तरह की हो सकती है, 13 ग्रुप की और 13 ग्रुप के एग्जांपल बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। और 15 ग्रुप के फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, 15th ग्रुप मतलब पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 है, लेकिन वो बॉन्डिंग कितनों की कर सकते हैं? 5वां बॉन्ड बनाने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो क्या कर दिया उसने? डोनेट कर दिया। दैट्स व्हाई इन द पेंटावैलेंट केस में आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसलिए इसमें मेजॉरिटी के लिए कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही। और इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? जितने देंगे। दे कौन रहा है? फास्फोरस। तो जो फास्फोरस की कंसंट्रेशन होगी क्या वही इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी? ऐसे ही इसका उल्टा पी है। पी में आपके पास कंगाल कौन आए? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास 4 होने चाहिए लेकिन 3 ही है।
सिलिकॉन में 4 होते हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इधर वाला पड़ोसी सिलिकॉन बॉन्डिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसने कहां से लिया, कहां से जुगाड़ किया इलेक्ट्रॉन का, पड़ोसी सिलिकॉन, उसी के पड़ोसी सिलिकॉन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तोड़ के इसने खुद ले लिया। अच्छा, उससे उस सिलिकॉन की जगह पर यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया। सो फॉर ईच एल्यूमिनियम एटम देयर विल बी 1 होल। ठीक है, तो ये हो गया एक एल्यूमिनियम। अब इलेक्ट्रॉन लेने पर उस एल्यूमिनियम पर चार्ज के साथ है नेगेटिव, तो यहाँ पर जो इमोबाइल आयंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। और साथ में एक एक बात और ध्यान देने वाली है, मुझे बताइए एन टाइप आप क्या सोचते हो, एन मतलब नेगेटिव, मतलब उसमें चार्ज कैरियर्स कौन है, अच्छा उसमें इमोबाइल आयंस का चार्ज क्या है, हाँ ये ध्यान रखना। एन टाइप में जो आयंस बन रहे हैं उनका चार्ज कैसा है, और पी टाइप में जो आयंस बन रहे हैं उनका चार्ज नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिए, क्लियर है, सारी बातें हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज लिख रहा हूं। चलिए, अब इसमें एक खास बात जो थी वो ये थी, जिसको साथ साथ समझते हैं, थोड़ा सा साथ साथ समझिए। मैंने कहा एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, चाहे वो कंडक्टिविटी हो चाहे वो करंट हो, मेनली किसकी वजह से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन आपको मिल गया। आई जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, तो ये हमने प्योर क्रिस्टल में क्या दोनों की वजह से करंट लिखा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आई लिखूंगा, बताओ क्यों, क्योंकि 99% लोग ने इलेक्ट्रॉन, आप बोले 1% होल है हमको छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या आई का फॉर्मूला बताओ, लिख सकते हो, क्या होगा, मिया वीटी, और मिया वीटी में एन किसका, वीटी किसका। और एक बात और बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इतनी, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इतने फास्फोरस लो, तो बताओ जितने फास्फोरस ड्रॉप किए हैं क्या उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी जगह एन ले सकता हूं मैं, सी ए वी, समझ आएगा। ऐसे सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर होगा, सिग्मा सिर्फ किसकी वजह से लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन, मेनली इलेक्ट्रॉन से। सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, एन ई का, म्यू ऐसी एन ई को भी क्या पुट कर सकते हो, ठीक है। पी टाइप में बताओ, पी टाइप में करंट जो होगा मेनली किसकी वजह से होगा, होल का करंट होगा, और होल का करंट फिर से लिखो, लिया भी किसका, होल का, और बताओ होल कहां से आ रहे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से आ रहे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कैपिटल ए वी डी एच, हो गया बोलो ये। ऐसे अगर मैं सिग्मा लिखूं तो सिग्मा किसकी वजह से होगा, और सिग्मा का फॉर्मूला पता है सबको, एन ई म्यू में एन होल का, म्यू होल का, ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, इसके बाद आप एक लाइन और समझिए, छोटा सा एक पॉइंट और समझिए, एक लो आपको बता रहा हूं मैं, सब लोग साथ साथ समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लो है जिसको बोलते हैं मास एक्शन लो, ठीक है, सुन रहे हैं सब, याद रहे, ओके, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ मास एक्शन लो। अच्छा, मास एक्शन लॉ में पहली चीज, मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है। मास एक्शन लॉ क्या कहता है, सुनिए सब लोग सुनिए, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये मेरे पास ये जो पेन है, आप मान लीजिए एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, और क्या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हम एनआई से लिखते हैं। तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ये कहता है कि आप डोपिंग कर दो, अब डोपिंग कौन सी करना चाहते हो, पेंटावैलेंट डाल दे, पेंटावैलेंट डाल दे, पेंटावैलेंट डालो तो कौन से वाले कैरियर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो बोल रहे हैं कि ये कहता है कि आपका क्रिस्टल में डोपिंग करने से पहले इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कब, बिफोर डोपिंग, और डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ये इसका स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। दोबारा बोल रहा हूं, बिफोर डोपिंग दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, Ni बराबर होती है, लेकिन डोपिंग करने के बाद में उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख रहा हूं, Ne और NH। अब N टाइप की डोपिंग की तो कौन बढ़ गया,
इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अच्छा तुम बताओ, ये बढ़ गया बस, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब समझिए जरा एक बात, आपको इससे फॉर्मूला क्या है, हम पहले तो पूरा लिखता हूँ, ni² बराबर NeNH। ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो जरा एक बात सुनना, मुझे तुम बताना, अगर मेरे इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ, क्या रखता हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मिलने वाली एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉनों को कांस्टेंट है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का नंबर है, क्या वो फिक्स है या बढ़ेगा घटेगा? क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन या होल का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो योर Ni विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपके इस फॉर्मूला में एक साइड का नंबर कांस्टेंट है और आप क्या कह रहे हो, दूसरी साइड अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब Ni और NH का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए ना, रहना चाहिए, मान लो रहना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, डोपिंग कौन सी की है, पेंटम, और उसमें आप क्या बोल रहे हो, कौन बढ़ रहा है, Ne बढ़ रहा है। तो अगर Ne बढ़ रहा है तो NH को उतना ही टाइम्स कम होना चाहिए ना, तभी तो Ne और NH का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज मास एक्शन। ये यही बता रहा है कि आप जब N टाइप बना रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 100 गुना बढ़ गया मान लो, तो इलेक्ट्रॉन्स भले ही 100 गुना बढ़ गया हो लेकिन होल्स भी 100 गुना कम भी होंगे। दैट इज मास एक्शन। और कहने से कहा जाए तो फॉर्मूला बस खा लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और इसका हम यूज कर रहे हैं, ये सारी स्टोरी बताइए, आपको गहरी बातें बताइए, लेकिन ये पूछेगा, वो पूछेगा क्या, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी। इससे पहले हम जो उसकी बात कर रहे थे, ये कौन है बता, मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी क्या, ये तो क्वेश्चन में देगा, वो बोलेगा इतने फास्ट को ड्रॉप किए, तो बताओ वही क्या इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, लेकिन माइनॉरिटी की कहां है वो निकालते हैं। यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, अब बताओ n टाइप यहां कौन चल रहा है इधर, बोल n टाइप में माइनॉरिटी कौन है बताओ, यस n टाइप में n मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, तो होल्स कौन है, तो क्या इसको लगाओ Ni² अपॉन Ne। क्या इस फॉर्मूला से हम NH फाइंड कर सकते हैं? तो आफ्टर डोपिंग वी कैन फाइंड NH। एंड क्या आप Ne को कुछ लिख सकते हो? हाँ, Ne को क्या लिख सकते हो? ये जो Ne है आपका वो कैपिटल है या नहीं? तो आपको माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन मिल गया। यार उसी तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है बताओ? पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो Ne किसके बराबर होगा? Ni² अपॉन NH। और NH पता है क्या कहाँ से आ रहा है? सबको पता है? होल उतने ही है जितने एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो बस इनको इस पे हमको एक न्यूमेरिकल आएगा, दैट्स सो इस पे, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हैं, इसमें भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। मास एक्शन लॉ का स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ये लिख सकते, मैं यहाँ स्पेस छोड़ा ना, यहाँ लिख रहा हूँ। मास एक्शन लॉ इज product of concentration of electron and hole before and after doping remains same at constant temperature। ये आपका पूरा, इसको आप लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला है, बॉक्स किया हुआ फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, Ni² बराबर NeNH, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर रखिए, Ni जो है वो डोपिंग से पहले की कंसंट्रेशन हुआ करती है, Ne और NH जो है वो डोपिंग के बाद की कंसंट्रेशन हुआ करती है। कांस्टेंट लिखा हुआ तो ये इतना थ्योरी है, इतना पार्ट है हमारा N और P टाइप का डिफरेंस। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा पहले तो मैं आपसे 2-4 ELP का सवाल ही हो, तो आप देख लीजिए आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ
हाँ, ये सवाल पूछने वाला है, लेकिन वैसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इस केस में मैंने ये बताया कि यहाँ बोल लो कि जब आप एन टाइप फॉर्म कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स एन ही बढ़ रहे हैं, तो होल्स मैंने बोला कम हो रहा है, ये तो मैथमेटिकली इस फॉर्मूला में नजर आ रहा है। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो एनएच घटना पड़ेगा, लेकिन कैसे, क्यों? तो इसके कारण सुनिए सब लोग। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने 10 की पावर 12 फास्फोरस डोप की। कितने? 10 की पावर 12, ठीक है। अब इतने सारे फास्फोरस डोप किए तो उतने ही ज्यादा मेरे को क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिले। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन होता तो उसमें तो 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, 1 होल मिलता है, ठीक है। तो होता क्या, 10 की पावर 12 फास्फोरस आपने डोप किए, इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो प्री एग्जिस्टिंग जो होल्स है, पहले से जो होल एग्जिस्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं, जो आप बोलो कम हो रहे हैं, उन होल्स को खा जाएंगे। खाने का मतलब रिकॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स के साथ जाकर जब मिल जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंबाइन हो जाना। और उस दौरान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब होल में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड दोबारा बन गया। बॉन्ड टूटने से क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुए थे क्या? और अब जब इलेक्ट्रॉन वापस होल में चला गया तो बॉन्ड वापस। दूसरे तरीके से समझो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? होल पर कितना है? सेम है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिकंबाइन हो तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो यहाँ पर जो बहुत सारे आपने इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल को क्या कर देंगे? रिकंबाइन कर लेंगे, जिससे वो होल्स का नंबर कम हो जाए। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज पूछेगा नहीं आपसे, आपको इसका यूज करना है, ठीक है। एंड यू शुड नो कि मेजॉरिटी की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो माइनॉरिटी की उतनी ही घटती है। बस दैट्स ऑल, इतना पता है, सफिशिएंट। कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, Ni will be constant at constant temperature। चलिए, देखिए सबने करिए, फटाफट से करिए, करिए और करिए। और इसमें अगर कुछ भी डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं। ये ऊपर वाले दोनों सेक्शन क्लियर है? हाँ, तो इसमें कोई भी डाउट है तो वो बता सकते हैं, और कुछ भी पूछना तो पूछिए। कोई पॉइंट अगर नहीं बता लगा तो वो बता देता हूँ दोबारा, बताइए। पर ये थोड़ा थियोरेटिकल सेक्शन, इस पे न्यूमेरिकल इस सेक्शन में आएगा, अभी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ करिए, कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमको इस पे। थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ईएलपी का सवाल है, ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि पार्ट तो बन गया, लेकिन वो कई सारे सिलिकॉन, उसकी एनर्जी और जो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसमें डिफरेंस है। इसे पिछले पेज पर जाएगा, इसकी एनर्जी यहाँ है, इसकी एनर्जी पास पास थी, थोड़ी बहुत ही कम ज्यादा हो रही थी, इसलिए उसको अरेंज करके बैंड बना दी। जबकि ये जो फास्फोरस है, इसका एनर्जी जो है इन रेंज में है नहीं, इस रेंज से कम है, ये ज्यादा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो वो इनके साथ मर्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फास्फोरस एक डिफरेंट एलिमेंट आया ना, तो उसके लिए एक लेवल बनेगा। आप यूं सोचिए कि एक अकेला एटम है तो उसके लिए लेवल बनेगा, और सिलिकॉन बहुत सारे ग्रुप्स में थे तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी एनर्जी, जैसे एग्जांपल समझो, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन वैलेंस बैंड का, उसकी एनर्जी रेंज पता है क्या है? मान लो 1.01 1.02 0.9 0.8 0.9 या 0.98 ऐसा, ये उसकी रेंज समझ आया। इसको क्या बना दिया हमने? बैंड। अब एक आया फास्फोरस, फास्फोरस की एनर्जी रेंज पता है क्या है? 1.5 1.55 1.45। तो इसकी 1.54 मतलब समझ में आ रहा है कि ये वो तो 1 के आसपास के थे, और ये किसके आसपास है?
1.5 के आसपास, तो क्या उसमें मर्ज हो पाएगा? तो उसका अलग बनेगा ना फास्फोरस करने का। ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला जो डायग्राम है, लेवल डायग्राम, बैंड डायग्राम, ये फिक्स है, जैसा एन का बनाया वैसा ही बनेगा, जो पी का है वैसा का वैसे ही बनेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम किसका है, ये किसका है, तो आपको पता लग गया। जब कंडक्शन बैंड के पास जो लेवल है वो किसका है, एम का, जो बीपी के पास है वो किसका, पी का, बस ये। हाँ, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, टीएलपी का क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरा सुनिए। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, गलत हो गया, क्या गलत हो गया? हाँ, दूसरा ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, वो भी गलत हो गया इसका मतलब। तीसरा स्टेटमेंट है होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड सुनो, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, गलत है। पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कौन होता है, होल, एंड डोपेंट कौन होता है, ट्राइवेलेंट, दोनों बातें सही। अगला क्वेश्चन है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो, पहला स्टेटमेंट, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, एन टाइप में होल मेजॉरिटी नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। यही अगला सही स्टेटमेंट हुआ, मतलब आगे बोल रहा है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट आर डोपेंट। सुना सुनिए क्या बोल कर सकते हो। तो ये सवाल आप देखो, ये आपकी जो थ्योरी लिखी उस थ्योरी से रिलेटेड बिल्कुल ये सवाल पूछ रही है। अब स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार उससे लिंक्ड चीजें, लिंक्ड सवाल तो आपको ये में पूछे जा रहे हैं, आप बड़े आराम से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी का एक सवाल मैं आपको नोट करा रहा हूँ, चलो नोट करिए, न्यूमेरिकल है, नोट करिए, हाँ नोट करिए। In a pure silicon crystal, electron or hole concentration is 2 into 10 to the power 18 per meter cube. 2 into 10 to the power 18 per meter cube. If arsenic is doped, heavy atom density 2 into 10 to the power 20 per meter cube. 2 into 10 to the power 20 per meter cube. Then find first type of extrinsic form. Second, Ne after doping. Third, NH after doping. Ne after doping. और third, NH after doping. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ के कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए सब लोग करिए, 1-2 मिनट रुक रहा हूं मैं, वैसे तो 10 सेकंड से ज्यादा का सवाल ही नहीं करिए। तो शुरू में प्योर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन दी है, दैट इज Ni, है ना। ये हमें डेटा कलेक्ट करना है, लैंग्वेज रीड करनी है, डेटा कलेक्ट करना है। Ni आपको दे रखा है और उसने ये बोल दिया साफ साफ, आर्सेनिक की एटम डेंसिटी इतनी है, यानी वो क्या है, आर्सेनिक डोनर या एक्सेप्टर, यानी आपको क्या दिया हुआ सवाल में, Nt, क्या एंटी दिया हुआ है क्या, बस। और जो आपका एंटी होता है क्या, वही नहीं होता है क्या, इसको तो निकालने की एंटी तो आ गया आफ्टर डोपिंग। और दूसरा क्या पूछा, NH, ये माइनॉरिटी हो गया क्या। हमें पता होना चाहिए कि आर्सेनिक पेंटावैलेंट है,
हमें पता होना चाहिए कि वो n टाइप बनाएगा, और हमें ये पता है कि फिर n टाइप बनाएगा तो मेजॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी कैसे निकलती है। बस इसके लिए थोड़ा सा हमको एक डिवाइड करना है। चलो फिर तो ni कितना है 2 into 10 to the power 18 का स्क्वायर, और ni कितना है 2 into 10 to the power 20, कितना आ गया 16 पर मीटर। अब मैं आपको दोबारा मास एक्शन लॉ का ऑब्जर्वेशन देखिए सब लोग। मास एक्शन लॉ में मैं बार-बार एक बात बोल रहा था, एन बढ़ेगा तो एनएच उतना ही घटेगा। देखो ऐसा हो रहा है क्या, देखिए ध्यान से। शुरू में दोनों लोग कितने थे एनआई मतलब शुरू में बिफोर डोपिंग दोनों कितने थे 2 into 10 to the power 18, दोनों इतने थे। अच्छा आफ्टर डोपिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यानी कितने टाइम्स बढ़ गए, देख के बता दो कितने टाइम्स बढ़ गए। क्लियर दिख रहा है 100 टाइम्स बढ़ रहे हैं, ये 100 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, और ये देखो क्या 100 टाइम्स इंक्रीज होते दिख रहे हैं क्या। इसकी पावर 18 से 16 हो गई, इसकी 18 से 20 हो गई। क्लियर है, यही मास एक्शन लॉ, दिस इज मास एक्शन लॉ कि मेजॉरिटी जितने टाइम्स बढ़ता है माइनॉरिटी उतने टाइम्स घट जाता है। सो ये ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन मुश्किल था क्या बताओ। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। In a pure silicon crystal, indium ion of atom density 10 to the power 16 per meter cube is doped if mu e is 1000 meter square per volt second, 1000 meter square per volt second, and mu h 500 meter square per volt second. Mu e 1000, mu h 5. Find conductivity of the extrinsic form. Find conductivity of the extrinsic form. तो आप देखिए इस बार क्या निकालना है, क्या बन रहा है, आपको सोचना है, देखना है, पता होना चाहिए इंडियम क्या बनाएगा। इंडियम कौन है, पेंटायन ट्राई, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम ट्राई, ये ट्राई है इंडियम। तो कौन सा फॉर्म करेगा, पी टाइप फॉर्मेशन होगी। तो पी टाइप की फॉर्मेशन में सिग्मा विल बी ड्यू टू ओनली सिग्मा होल। सिर्फ होल की वजह से कनेक्टिविटी आनी चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी वहां पर होल ही है। बस याद है तो बता दी मैंने। अब आपको डेटा आपको दिए, सिग्मा का फॉर्मूला पता ही है सबको। 0.8 देखो, बाकी सब लोग पता नहीं है तो ऐसी डेटा दे दी क्या आ रहा है। तो हमें पहली चीज ये क्लैरिफाई करनी है कि कौन सा टाइप बनेगा। इंडियम ट्राइवेलेंट है तो वो पी टाइप बनेगा, और पी टाइप बनेगा तो मेजॉरिटी होल्स होंगे तो सिग्मा विल बी रिटन यूजिंग सिग्मा होल्स होंगे। ठीक है, तो सिग्मा होल एन ई म्यू एन एच म्यू एच, बस यही है। अब क्या आपको NH पता है? क्या आपको इंडियम की कॉन्सेंट्रेशन NH कहां से आएगा, होल कहां से आएंगे, बताओ। इंडियम से आएंगे क्या? मैं बार-बार एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रहा था, इंडियम तो भी वही काम करेगा। अच्छा कितने इंडियम है? इंडियम एक्सेप्टर है क्या 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब,
और क्या यही आपका NH होना चाहिए क्या? एकदम पहले बस NH 10 to the power 16 E 1.6 10 to the power -19 और UH ये है क्या? UH ये 5। हमें म्यू ही का थोड़ा कुछ करना है। अगर मैं म्यू ही देता ही नहीं फिर तो आपको पहले पता लग जाता कि UH यूज करके करना। ठीक है ना? सो ये हो गया बता देता है 0.8 आ रहा है -3 ठीक है 0.8 आ 0.8 क्या साइमन मीटर इनवर्स या ओम मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एक ही बात नहीं बता दे ये आप देखो बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे क्या? yes, आपको लग रहा होगा यार ये बहुत आसान सा ऐसा क्वेश्चन आएगा ठीक है ना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं कर लो लिख लिया सबने ओके करो करो एक क्वेश्चन नोट करा फटाफट लिख लीजिए हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल in a pure silicon crystal concentration of silicon is 10 to the power 24 per meter cube concentration of silicon 10 to the power 24 per meter cube and 1 ppm arsenic is doped 1 ppm arsenic is doped find first part type of exchanging second part Ne after doping and third part NH after doping और एक डेटा और ब्रैकेट में लिख लीजिए Ni is 2 into 10 to the power 20 पर Ni तो ये ppm क्या है पता है क्या 1 पार्ट पर मिलियन अच्छा मिलियन पता है क्या होता है कितना होता है 10 to power अच्छा इस लाइन को समझो पढ़ो वो क्या कह रहा है कि 1 ppm of arsenic यानी 1 part of arsenic is doped in million of silicon है ना यानी 1 मिलियन सिलिकॉन में एक आपने आर्सेनिक भरा है तो इस डेटा का यूज करके हमें आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी और क्या हमें टोटल सिलिकॉन पता है यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट सिलिकॉन पता है क्या पहली लाइन पढ़ो सिलिकॉन कितने दिए हुए हैं हाँ तो जरा यहाँ पर देख लो इसको मैं बता रहा हूँ देख लीजिए हमें यूनिटरी मेथड यूज करना है यूनिटरी मेथड सुना है तो हमें पता है कि 10 to the power 6 सिलिकॉन नंबर ऑफ आर्सेनिक बताइए मुझे कितने 1 ppm का मतलब क्या है 1 ppm का मतलब क्या है 10 की पावर 6 सिलिकॉन में कितने आर्सेनिक क्या 10 की पावर 6 सिलिकॉन में एक आर्सेनिक 1 आर्सेनिक इन 1 मिलियन सिलिकॉन यही तो है अब बताओ 10 की पावर 6 में इतना तो एक में कितना तो एक सिलिकॉन में इतने आर्सेनिक और हमें कितने सिलिकॉन में निकालना हमारे सिलिकॉन कितने दे रखे हैं हमको 10 to the power 24 में कितने होंगे
इंटू 10 टू द पावर 24। ये क्या है आपको बताएगा? ये क्या है? ये क्या चल रहा है? नंबर ऑफ आर्सेनिक। तो ये आपके आर्सेनिक, लेकिन ये आर्सेनिक क्या पूरे क्रिस्टल में है या यूनिट वॉल्यूम क्या है? क्योंकि ये आपको 10 की पावर 24 क्या था? सिलिकॉन पर यूनिट वॉल्यूम था क्या? ये सिलिकॉन यूनिट वॉल्यूम में थे, तो ये जो आर्सेनिक आएंगे ये भी क्या आएंगे? पर मीटर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम नहीं आएंगे। आएंगे क्या? अच्छा, ये आपके आर्सेनिक आ गई यूनिट वॉल्यूम की, ये क्या आ गई? ये कौन सी आ गई? किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई? डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अच्छा, ये एनडी या एनई? ये आपकी एनडी आ गई। बताओ कितनी आएगी? एनडी कितनी आएगी? 10 की पावर कितना हो गई? 18 हो गया क्या? 18 हो गया पर मीटर क्यूब। बस क्वेश्चन हो गया। तो आपको इस डेटा पीपीएम वाले डेटा को यूज कैसे करना, तो वो मैंने समझाया। ये डिफरेंट था इसलिए करा दिया मैंने आपको, ठीक है? तो ये बात क्लियर होगी क्या? पहले बताओ। 10 की पावर 6 सिलिकॉन में एक आर्सेनिक भरा जा रहा है, एक में 1 बटा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 24 सिलिकॉन्स में इतने आर्सेनिक। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक, ठीक है? तो ये कौन होगा? ये कौन होगा बताओ? डोनर। डोनर क्या देगा? इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके एनी हो गए, एनी हो गए। अच्छा, एनी ये मेजॉरिटी है क्या? तो माइनॉरिटी कैसे आएंगे बोलो? माइनॉरिटी कैसे आएंगे? NH बराबर Ni² अपॉन M। Ni पता है क्या? 2 इंटू 20 इसका स्क्वायर, सही है? और नीचे Ni कितने हैं? 10 टू पावर 8। कितना आ रहा है? 4 इंटू 10 टू पावर 22 पर मीटर क्यूब। एक सेकंड, क्या हुआ? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें कुछ। ये एनडी, अच्छा 10 की पावर 24 दिए थे ना मैं आपको। ओके 24, इसको ये कुछ ज्यादा दे दी मैंने, एनआई थोड़ा ज्यादा दे दिया शायद, ज्यादा नहीं कम दिया है ना। 22 कर लेते हैं इसको। नहीं इसी को एक काम करते हैं 20 रखते हैं, ये 26 कर लेता हूं। हाँ, इसको 26 करने वाले ना। थोड़ा सा एक गड़बड़ क्या हुआ है? थोड़ा सा डेटा यहाँ पर मिसमैच हो गया। क्या कि जो आपका मेजॉरिटी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? 18 आ रही है, और इसकी कितनी आ रही है? 22। ऐसा नहीं हो सकता ना, उल्टा हो गया। अच्छा, ये 26 अगर लिखते हैं तो बताओ यहाँ कितना आएगा? जरा इसको सॉरी, थोड़ा सा डेटा आएगा, रैंडम डेटा दिया था इस वजह से। ये कितना हो गया? ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। आप इसमें जो सिलिकॉन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। सिलिकॉन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दीजिए? 26 कर दीजिए। एक बार करके देखते हैं। 26 कर दिया। ये आपकी कौन है? सिलिकॉन। यहाँ 26 कर दिया। ये कितना आ गया? 20। 10 की पावर 20 आपके कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करें? ये 20 रखकर चले। ये 20, जरा बताओ ये कितना है? कितने आएंगी? कितने आएंगी? 20। अच्छा, 4 तब भी ज्यादा आ गए। क्या करें, थोड़ा और बढ़ाएं। 28 चलो 28 का तो बताओ कितने आएंगे? 22 है ना? 22 आएंगे। इसको करेक्ट कर आ रहा है ना? 22, ये 22 आ गया भाई। वो आपको अप्रोप्रिएट डेटा देगा, है ना? ऐसा नहीं है तो मैंने रैंडम डेटा दिए थे इसलिए उसको इस तरह का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी ये सही है। 10 की पावर 22 आपके क्या आ गए? डोनर एक्टिव डेंसिटी, और वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा? करके देखो। 10 की पावर 22 बोलो कितना है? यहाँ आपको 40 है और यहाँ क्या होगा? बोलो ये आ गया, सही है क्या? अच्छा, अब जरा ध्यान से देख लो, क्या वहां सेक्शन वो वैलिड है? यहाँ पर देख लो, आपके शुरू में दोनों लोग कितने थे? 20। 10 की पावर 20 में थे दोनों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 की पावर 22 हो गए, लगभग 100 गुना बढ़े। और ये कितने हो गए? 20 से 18 हो गए, 100 गुना कम हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा का यहाँ पर खेल रहता है। आपको क्वेश्चन में डेटा बिल्कुल सही मिलेगा, उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है,
और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, देख लो। अच्छा समझ आ गया बाकी चीज। अच्छा हमको समझना मेन क्या था, ये वाला सेक्शन समझना था थोड़ा सा डिफरेंट, ये क्लियर है? ठीक है, तो देख लेना है ना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डेटा ऊपर नीचे हो गए थोड़े से, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको शुरू में जो नंबर है 10 की पावर 28 सिलिकॉन पर मीटर क्यूब लेकर चले तो सही है, ठीक है। और तो इसमें चेंजेस नहीं। हाँ यहाँ पर भी 28 आया, ठीक है, तो 28 से करेंगे तो कितने आपके हो आगे, क्लियर है? और कोई पूछना है कुछ इसमें? ठीक है। अच्छा आपको डाउट टाइम पता है इवनिंग का, कल बताया था ना? हाँ तो इवनिंग का, वैसे आपका कल टेस्ट है तो आप शायद ही पाएंगे, लेकिन वैसे बता दो रेगुलर जो डाउट टाइम है वो इवनिंग 5 o'clock रहता है, ठीक है। तो इवनिंग 5 o'clock आप आ सकते हैं। 5 to अगर आप 5:30 तक आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है। तो 5 to 5:30 के बीच में आएंगे तो आप फिर भले 6 बजे तक पूछिए, 6:30 तक पूछिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 to मेरा टाइम जानने में 5 से 7 अवेलेबल रहूंगा तो आप कभी भी आ जाओ, आप बोलो मैं सर 6:59 पे आ जाऊंगा, आगे थप्पा कर दिया बोलेगा मैं तो आगे आप बैठते हैं 8 बजे तक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब रेंज जैसे नहीं बता रहा, और 5:30 तक आ जाइए, ठीक है। और आपको होमवर्क सुन लीजिए क्या करना है, अगर आपको ये पे मिल जाती है तो 15 क्वेश्चन लेट्स प्रैक्टिस वाले करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर नहीं भी मिलती है तो मॉड्यूल तो सबके पास है, मॉड्यूल के स्टार्टिंग 38 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना, वो बहुत आराम से हो जाएंगे, बस आप इसको पढ़ के अच्छे से करना, एक बार दो बार पढ़ के 38 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1 38 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर पहला भी कर सकते हो, उसके 2 ही सवाल है। हाँ चलिए ओके।